हेलो दोस्तों, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो है आपका फोर्थ फेज का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, हर फेज में जो है आपका प्रकाश चैप्टर से जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखने वाले हैं 50+ क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी बुक बेस्ड, ठीक है। और देखिए, दर्पण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा रहा है, तो हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ दर्पण को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश चैप्टर में देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश कणों से मिलकर बना है। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश क्या है। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है, याद रखिएगा। तो देखिए, कणों से मिलकर बना है, ये न्यूटन ने कहा, जबकि इसको साबित किया आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। तो याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा आइंस्टीन ने इसको साबित किया 1905 ईस्वी में। इसमें भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। इसके लिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उसके बाद आया हाइजन नाम के वैज्ञानिक। इनके अनुसार जो है प्रकाश तरंग है, जबकि इसको साबित किया यंग ने व्यतिकरण की सहायता से। तो देखिए, हाइजन के अनुसार क्या है? प्रकाश तरंग है, इसको साबित किया यंग नाम के वैज्ञानिक ने व्यतिकरण की सहायता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो आपके एग्जाम में मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि कण और तरंग दोनों है किस विचारधारा के अनुसार? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निर्वात में प्रकाश का वेग। तो देखिए, इसका डायरेक्ट वैल्यू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण में मेनली आपसे जो पूछा जाता है प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो है काल्पनिक, इसी को बोलते हैं आभासी, ठीक है। काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही नाम हुआ। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद वस्तु के आकार के बराबर बनता है और पार्श्व तौर पर उल्टा बनता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, पार्श्व तौर पर उल्टा बनता है किसमें? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, वास्तविक, सीधा, बड़ा, छोटा और बराबर, इतने टाइप के प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनते हैं। यहाँ से आपके एक कंसेप्ट याद रखना होगा, क्योंकि इस जो है अवतल दर्पण, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खूब पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न हमने लिया है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो आप देखिए, आप इसको रटिएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि कहाँ बनता है। तो सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा और इसको नोटबुक में जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अवतल दर्पण। तो देखिए, सबसे पहले जो है अवतल दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको फिगर बना रहा हूँ अवतल दर्पण का, ठीक है। ये आपका हुआ अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एक लाइन हो गया जिसको हम बोलते हैं अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका अक्ष हो गया। देखिए, इस पॉइंट पे जो है आपका P पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। उसके बाद यहाँ पे होता है F यानी कि फोकस। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है अवतल दर्पण में। तो देखिए, अक्ष पर केवल और केवल 6 जगह ही वस्तु को आपको रखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक जगह हो गया। उसके बाद अनंत, और देखिए ये आपका अनंत हो गया और ये आपका C हो गया यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच में भी वस्तु को रखा जा सकता है। उसके बाद आप C पर वस्तु को रख सकते हैं, यानी कि C पर वस्तु को रखा जाता है। उसके बाद C और F के बीच में वस्तु को रखा जाता है और उसके बाद F पर वस्तु को रखा जाता है और उसके बाद F और P के बीच में वस्तु को रखा जाता है। यही 6 जगह है जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप 1 नंबर कर लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर और ये आपका हो गया 6 नंबर। देखिए, आप यहाँ से आप याद रखिएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए 6 नंबर को, ठीक है। देखिए, जब आप 1 नंबर यानी कि अनंत पर जब आप वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, जब आप अनंत पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब जो है आपका
या फोकस पर बनेगा, ठीक है। और वस्तु से कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये इससे छोटा है, ठीक है। उसके बाद जब आप 2 नंबर पर रखिएगा, 2 नंबर पर जब वस्तु को रखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका बन जाएगा सी और एफ के बीच में। देखिए इधर से 1 नंबर घुसकिएगा, इधर से 1 नंबर आप आइएगा, ठीक है। देखिए इधर से 1 नंबर चलेंगे, इधर से आपको 1 नंबर आना है, ठीक है। देखिए तो जब आप अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो है वो आपका बन जाएगा सी और एफ के बीच में, ठीक है। ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक। देखिए जब आप 3 नंबर यानी कि सी पर जब वस्तु को रखिएगा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी और एफ। तो देखिए सी और एफ के जब आप 4 नंबर पर वस्तु को रखिएगा यानी कि सी और एफ के बीच में 1 नंबर इधर आए तो आपको 1 नंबर इधर चलना है। तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में, लेकिन इस बार कितना वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वस्तु से थोड़ा बड़ा। जब आप अनंत पर वस्तु को रखिए, सॉरी जब आप एफ पर वस्तु को रखिएगा यानी कि फोकस पर 5 नंबर, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा और ये भी वस्तु से बड़ा। तो मेनली यहाँ पे क्या देखें कि देखिए 1 नंबर और 2 नंबर जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से छोटा है, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है, छोटा। उसके बाद देखिए सी पर जो प्रतिबिंब बना है ये बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए 3 नंबर जो प्रतिबिंब है यानी कि सी पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब बराबर ही बनेगा। उसके बाद जब सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब रखिएगा यानी कि 4 नंबर, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में, ठीक है। ये आपका 4 नंबर हो गया। जब आप 5 नंबर यानी कि एफ पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा अनंत पर, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर आपका बराबर हो गया, 4 और 5 नंबर जो है ये बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से यानी कि बड़ा। और ये जितने भी आप इधर का प्रतिबिंब देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये कि सारे के सारे प्रतिबिंब जो है ये आपका वास्तविक है, याद रखिएगा वास्तविक। और वो भी कैसा, उल्टा। देखिए प्रतिबिंब वस्तु को आप ऊपर रखे हैं तो प्रतिबिंब नीचा बना है, तो इसी को बोलते हैं हम उल्टा। वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए उसके बाद आपका हो गया 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर को आपको याद रखना है कि जब आप एफ और पी के बीच में आपका है वस्तु 6 नंबर, तो देखिए जब आप एफ और पी के बीच में वस्तु को रखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब इस साइड बन जाएगा आपका, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब होगा, तो याद रखिएगा ये बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, आभासी होगा, मतलब आप इसको देख नहीं सकते हैं। तो एकमात्र जो आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण, वो एफ और पी के बीच में जब आप वस्तु को रखिएगा तभी बनता है दर्पण के पीछे, मतलब आभासी, ठीक है। और आभासी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रतिबिंब जो है वो सीधा भी बनेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए एक बार और आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये आपका हो गया एक्सेस हो गया, यानी कि जिसको अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया पी हो गया यानी कि पोल। उसके बाद ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका अनंत हो गया, ठीक है। जब देखिए अनंत पर जब आप वस्तु को रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जब आप अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो है एफ पर और सी के बीच में बनेगा। जब आप प्रतिबिंब को सी पर रखिएगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब आपका बनेगा सी और अनंत के बीच में। और जब आप प्रतिबिंब को एफ पर रखिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर, यानी कि 5 नंबर, जो हम आपने लिख भी दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब रखिएगा यानी कि 6 नंबर, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा 6 नंबर, ठीक है। और कैसा, तो बड़ा, आभासी, सीधा। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ देंगे कि बताइए कि अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो बराबर होगा, वस्तु के बराबर, ठीक है। उसके बाद कैसा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि एफ और पी के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे, आभासी, बड़ा और सीधा। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन। तो देखिए जब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि ये आपका अवतल दर्पण है और देखिए ये आपका एफ हो गया और ये आपका सी हो गया। तो जब आप सी और एफ के बीच में यानी कि यहाँ पे जब वस्तु को रखिएगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो देखिए सी से 1 पॉइंट आगे है तो सी से 1 पॉइंट पीछे बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अनंत होता है और ये यहाँ पे यानी कि सी और अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख लीजिए कहाँ पे बनेगा, सी के बाद, देखिए सी के बाद
मतलब सी के बाद और अनंत से पहले, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से इसका जो है फिगर होता है, देख लीजिए, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए उत्तल दर्पण में किसी भी स्थान के लिए जो है ना प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा कहीं भी आप वस्तु को रखिएगा। तो आप इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में किसी भी स्थान के लिए जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रिक। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण में आपसे प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा, छोटा, बराबर भी बनता है। लेकिन आपको मेनली याद रखना है उत्तल दर्पण का कि तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक भी बनेगा, सीधा और छोटा, सिर्फ इतना ही प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है उत्तल दर्पण में। तो जहां भी देखिए छोटा प्रतिबिंब है वो आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। एक ऑप्शन हमने नहीं लिया है जिसमें भी छोटा प्रतिबिंब था। तो देखिए आपका आप दो ऑप्शन बचा। तो देखिए अवतल, यहाँ पे याद रखिए ये केवल और केवल जो ये ट्रिक दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए ही है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जो है अवतल में कैसा बनता है, काल्पनिक कहाँ बनता है, सीधा और बड़ा बनता है, क्योंकि यह दर्पण से पीछे बनता है। जो हम आपको बताए थे पी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए अवतल। तो देखिए काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक, सीधा अवतल में भी है, उत्तल में भी है। अब बड़ा छोटा में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए अवतल का स्पेलिंग जो है ये बड़ा है, 1 2 3 4 लेटर का है, तो इसीलिए इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा होगा। उत्तल में देखिए 1 2 3 मतलब 3 लेटर का प्रतिबिंब है, मतलब 3 लेटर का है उत्तल, तो इसका प्रतिबिंब जो है यह छोटा बनेगा। बस इतना ही ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अवतल में पूछा जा रहा है, यानी कि बड़ा लेटर पूछा जा रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब हो जाए, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कभी भी उल्टा नहीं होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा। तो ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली कट गया, एक ही ऑप्शन बचा ए नंबर, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र याद रखिएगा कि 1/v प्लस 1/u और बराबर होता है 1/f होता है। तो आप इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपको भी दे दिया जाएगा, यू दे दिया जाएगा और आपसे एफ पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दर्पण सूत्र पर पूछा जाता है। दर्पण फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है इस शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए यू जो है ना, मतलब यू का मान हमेशा आपको निगेटिव लेना है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। आगे हम एक न्यूमेरिकल ऐड किए हैं, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ पे समझते चलिए। तो देखिए यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, और वस्तु हमेशा कैसा लेंगे, निगेटिव, हमेशा निगेटिव आपको लेना है। उसके बाद देखिए अवतल लेंस, अवतल में तो देखिए दर्पण के लिए है, ठीक ना। तो देखिए अवतल दर्पण में जो है, ठीक ना, फोकस का जो मान है पॉजिटिव लेना है, और उत्तल दर्पण में फोकस का मान आपको निगेटिव लेना है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए दर्पण के लिए जो है काल्पनिक में जो है भी का मान आपको, भी मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए दर्पण के लिए काल्पनिक में जो है भी का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि प्लस, और वास्तविक लेंगे, वास्तविक में भी का मान निगेटिव लेना है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, मतलब वस्तु आ गया, तो वस्तु का मतलब क्या होता है यू, और यू का मान हमेशा क्या लेना है आपको, निगेटिव में लेना है। तो यू का मान आपको डायरेक्टली -10 सेंटीमीटर आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए उसका फोकस दूरी दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए अवतल दर्पण दिया गया है। तो अवतल दर्पण में फोकस का मान क्या लेते हैं, निगेटिव, तो आपको निगेटिव 20 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। और आप इसको जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पर जब आप लगाइएगा तो भी का मान डायरेक्टली जो है आपको पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा भी का मान +20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण का उपयोग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है, सबसे पहले अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का, सोलर प्लेट में आँख नाक कान के डॉक्टर का जो उपयोग करते हैं, आँख नाक कान के डॉक्टर, वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देख लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक भी मिलेगा और इसके बाद आपको उपयोग में कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तल हो या अवतल दर्पण हो। देखिए उत्तल दर्पण को केवल 2 ही उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। कहाँ कहाँ पे, तो इसका जो उपयोग होता है, इसे सबसे पहले इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप, रोड में जो रोड के काट में जो साइड में जो लैंप लगा होता है, बल्ब लगा होता है रोड पर रोशनी के लिए, उसमें। ठीक है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, और उसके बाद जो है गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में, यानी कि साइड मिरर में। तो 2 ही जो है उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, रोड पर परावर्तक लैंप में और गाड़ी के साइड मिरर में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा, इस 2 के उपयोग के अलावा, परावर्तक लैंप में और गाड़ी के पश्च यानी कि साइड मिरर में के अलावा अगर कुछ भी उपयोग में दे दे तो आप डायरेक्ट आप मार दीजिएगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप इसको इतना सा याद रखना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे जो दर्पण से थे, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, अब यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दर्पण से कुछ भी नहीं पूछने जाने वाले हैं, और यहीं से प्रश्न आता है। मेनली जो आपको हमने वो थ्योरी बताया कि वस्तु को कहाँ पे रखने से कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम लेंस वाले लेके आएंगे वीडियो, लेंस पर जितने भी प्रश्न आते हैं सारे के सारे लेंस पर हम वीडियो बना के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए, तब तक के लिए जय हिंद।